देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज युद्ध में बात होगी कि अब अगला निर्णायक युद्ध क्या पीओके के लिए होगा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे क्योंकि ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, पीओके से जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार उनको देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। वहां युद्ध छिड़ चुका है। अंतर सिर्फ इतना है कि युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि मुनीर की आर्मी और पीओके के आवाम के बीच हो रहा है। पीओके में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मुनीर ने अपने गुंडों और जल्लादों को सिविल ड्रेस में हथियार लेकर पीओके में उतार दिया है। पीओके की आवाम वर्दी को एक सेकंड बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें वहां से खदेड़ रही है। वहां सेना की वर्दी में दिखना मतलब मौत को दावत देना है। खौफ इतना है कि पुलिस वालों ने वर्दी पहनना बंद कर दिया। वो सादी वर्दी में है वहां। और भारत को इस बात का अंदेशा पहले से था क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि पीओके लेने के लिए अब हमें गोली चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। तो अब सवाल ये कि जिस तरह की तस्वीरें पीओके से आ रही हैं, जिस तरह से वहां पर लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, सेना के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जो विद्रोह हो रहा है, तो क्या यही समय है और सही समय है? आसिम मुनीर पीओके को अपनी जुगुलर वेन यानी गले की नस कहता है। क्या उसके गले की नस काटने का वक्त आ चुका है? अगर सैन्य कार्रवाई करनी भी पड़ती है तो क्या उसके लिए अक्टूबर नवंबर सबसे अच्छा वक्त है? मुनीर अपने गले की नस नहीं कटने देगा तो क्या अपनी सारी फोर्स पीओके में वो डिप्लॉय कर देगा? और अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान को फिर बलूच तहरीक, पठान, तालिबान, इमरान, इनसे कौन बचाएगा? क्या पीओके पर एक्शन का राइट टाइम आ गया है या फिर अभी भी हमें वेट एंड वॉच करना है? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास पैनल मौजूद है। तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। एक एक सवाल, एक एक क्यूरियोसिटी का जवाब वो देंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी हैं। सर स्वागत है आपका। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत बहुत बहुत। और वैभव सिंह जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत बहल सर आप ही से करेंगे। यही समय है, सही समय है, तस्वीरें तो कुछ यही कहती हैं। पेनास जी, पीओके हमारा है, यही हमारा नारा है और हम उसको लेके रहेंगे चाहे आज नहीं तो कल। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यही समय सही समय है? आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो शौकत मीर है ना, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि ये पूरे स्पीयर हेड कर रही है इस बगावत को, तो वो कहते हैं, उन्होंने मुनीर को कैसे कंपेयर किया? उन्होंने मुनीर को कहा डायन। ये वो डायन है जो अपने ही लोगों को खा रही है, अपने ही लोगों को मार रही है। आज पीओके की स्थिति ये है, उसे वो क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो आजाद है? क्या वो ट्रूली आजाद है? वो किसके अत्याचार में डूबा हुआ है? किसके कहर के अंदर है? वहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी है। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के होते हुए भी 3 से 4 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती पीओके के अंदर। उनके पास रोड्स नहीं है जहां 4x4 की गाड़ियां चलाई जा सके। उनके पास स्कूल्स नहीं है, ना इंटरमीडिएट ना सेकेंडरी स्कूल्स। उनके पास छोटी सी छोटी सहूलतें, इंटरनेट जैसी चीजें भी नहीं है। जब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर चले जाते हैं, गेहूं की कीमतें, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें स्काई रॉकेट कर रही हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए उनको देखना पड़ता है इस्लामाबाद को। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम है क्या? ऑटोनॉमी है जो उनको प्रॉमिस की गई थी? बिल्कुल नहीं है। और उसके अंदर 12 सीटें जो उनकी हैं, वो सीटें हैं किनके लिए? मुहाजिर्स के लिए, जो भारत से गए थे भागते हुए पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए सीटें हैं, पर उनके लिए नहीं। और इन सीटों से जो इस्लामाबाद है वो कंट्रोल करता है, मुनीर कंट्रोल करता है और कहर बरसाता है और अत्याचार करता है। इसके अंदर इनके सारे रिसोर्सेस को लेके खा जाता है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान रेडी है इम्प्लोड करने के लिए। उनकी आर्मी को पता है क्या बोला जाता है? मर्सनरी आर्मी। अपने आप को बेच देते हैं सऊदी अरेबिया के लिए और इसकी एक कहानी है, मैं अगर समय हुआ बाद में बताऊंगा। और दूसरी चीज और बड़ी अहम चीज आती है, आज पाकिस्तान इम्प्लोड करने वाला है, चाहे वो बलूचिस्तान है। 4000 बलूचिस को गायब कर दिया उन्होंने। और बलूचिस ने क्या किया है? बलूचिस ने 300 से ऊपर हमले किए हैं। 47 हमले इस महीने में हुए हैं। आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूं, टीटीपी हो, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो,
पीओके हो या फिर सिंध हो, सभी तैयार है हटने के लिए। पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसकी टेरेन है और अभी जिस हिसाब से लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन आया है, एक एग्रीमेंट हुआ है इनका पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंदर 21 के करीब पॉइंट्स उन्होंने 38 पॉइंट में से मान लिए हैं। जैसे हम स्कूल्स बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10 बिलियन रुपीस देंगे, हम मीरपुर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन ये सब मनोहर कहानियां हैं, ये सब जो है उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो उनको दिखा के इस एजिटेशन को बंद करवाएं। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती तो क्या करती है, कमिटीज बनाती है। उन्होंने भी एक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी बनाई है उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। यानी देखना है कि वहां का आवाम शांत होता है या फिर ये विद्रोह और ज्यादा बढ़ता है, और यहां पर इंडिया क्या करेगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन होगी, या वहां पर जो ये विद्रोह हो रहा है कहीं ना कहीं में उसके साथ खड़ा होना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह भी हमारे साथ हैं। सर, यू हैव सर्व्ड इन दैट टेरेन, वहां के मिजाज को, वहां के लोगों को आप बखूबी समझते हैं। आपको क्या लगता है, जो पूरी सिचुएशन को आप भी क्लोजली देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मुनीर साहब जगलर वेन बताते हैं और इसी पर उनकी पूरी आर्मी चलती है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वक्त आ गया है काटने का? देखिए, जहाँ तक वक्त की बात है, वक्त तो हमेशा ही हमारे साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर जनरलशिप वो कहलाती है कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है बिना लड़े हासिल कर लें, इस समय जो पाकिस्तान की हालत है, मैं ये एक शब्द में कहना चाहता हूँ, मरे हुए को क्या मारना। पाकिस्तान पहले ही मरा हुआ है। अगर आप बलूचिस्तान को देखें, उसकी हालत एकदम खस्ता है। पाकिस्तान की आर्मी जो है हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकती है, हेडक्वार्टरों में बंद हो चुकी है। जहाँ तक केपीके का सवाल है, वहाँ पर उनकी आर्मी का निकलना मुश्किल हो गया, सरेंडर कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं पाकिस्तान आर्मी की हालत, इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को जोर देना चाहूँगा। पाकिस्तान आर्मी की इस समय हालत ये है कि वहाँ पर एक कर्नल और मेजर्स का रेवोल्यूशन चल रहा है आपस में, वो सब मुनीर के खिलाफ हैं। इस समय 250 ऑफिसर्स ने मास रेजिग्नेशन दिया है पहलगाम अटैक के बाद। उसके अलावा तकरीबन रिपोर्ट आई है 1200 की, बट मुझे लगता है कि ये 5000 तक जाएगा। जवान जो हैं वो फ़ौज में नहीं रहना चाहते हैं पाकिस्तान के। बलूचिस्तान और केपीके की हालत को देखते हुए कोई वहाँ पोस्टिंग नहीं जाना चाहता है। इसके अलावा मुनीर जो हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप आर्मी के अंदर से लग रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के अंदर से लग रहे हैं। उनके जो मिर्ज़ा साहब थे, जनरल साहब जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उनके ऊपर उनका मुनीर के साथ मनमुटाव बढ़ गया है। बीच में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि उनको कस्टडी में शायद ले लेंगे। इस तरह की हालत हो चुकी है इस समय पाकिस्तान आर्मी की। तो वहाँ तो कोई लड़ने को ही नहीं तैयार। और आप बिल्कुल सही हैं, वर्दी में तो कोई जाना ही नहीं चाहता है इस जगह पे, क्योंकि वही हाल पीओजेके में भी अब हो रहा है। पीओजेके की जो हालत ये है कि 38 डिमांड तो कहने के लिए हैं, 22 डिमांड जो मान गए हैं, जो कमोडोर बहल साहब कर रहे हैं, वो भी ऐसी डिमांड है जिसको कि कोई भी मान सकता है। असली जो डिमांड है वहाँ पर वो है ऑटोनॉमी की, यानी कि उनको अपना भाग्य खुद लिखना है। और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पीओजेके के हिसाब से। जब वो रात को बत्तियाँ कंपेयर करते हैं ना आप, कि हमारा जो जेएनके है, वहाँ पर जब सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो बत्तियाँ, दिवालियाँ चल रही होती हैं, और उधर देखेंगे अंधेरा होता है। जब ट्रेन आई है, वो सबसे बड़ा खतरा है उसकी जगलर वेन के कटने का। मेरा कहने का मतलब है इस समय इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान की हालत इतनी तंग हो चुकी है कि वो कब टूटे कब नहीं टूटे कोई कह नहीं सकता है। अमेरिका के साथ दोस्ती की है, लेकिन अमेरिका ने आज तक दिया क्या है उनको? कुछ भी नहीं दिया है, खाली सपने दिखाए हैं। ये क्या कर रहे हैं, सेल्समैन होता है ना जो सामान बेचता है, उस तरह रेयर अर्थ ले करके जा रहे हैं। मतलब फील्ड मार्शल साहब बाकायदा रेयर अर्थ लेकर जा रहे हैं, तो हंसी आती है। एक सेल्समैन का काम कर रहे हैं, जाकर के प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस में दिखाने के लिए हम आपको रेयर अर्थ दे देंगे। ये पूरा देश ही अपने आप को गुलाम बना रहा है। हमको गुलाम बनाने की क्या जरूरत है? देखिएगा कुछ ही दिनों में जो है ये जो पाकिस्तान के 5 टुकड़े अपने आप बन जाएंगे, और जो हमारे साथ आना है वो आएगा। शंबर सर, रियलिटी चेक कि अगर हमें लेना है पीओके तो क्या तरीका होगा, कैसे आएगा? लाना सब चाहते हैं, जोश पूरा हाई है, हालात भी हमारे फेवर में हैं, लेकिन आएगा तो कैसे आएगा? थोड़ा थोड़ा करके आएगा, पूरा एक बार में आएगा, खुद ब खुद आएगा? जरा ये समझा दीजिए अब आप।
देखिए विनाश, थैंक यू, जय हिंद आप सबको। पहली बात तो ये है कि आपको एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि वो एक जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, जिसको आप पीओके बोलते हैं, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, वो लेजिटिमेटली हिंदुस्तान का, भारत का अंग है, लेजिटिमेटली। लेजिटिमेटली इसलिए कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर की रियासत के राजा ने जो एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट था, उसके तहत वो पूरा का पूरा भारत में उसका मिलन हुआ है। भारत में जैसे और महाराजाओं ने दस्तखत किए थे, वो हमारा है। पाकिस्तान उसका डिफेक्टो और इलीगल ऑक्यूपेंट है। किसी आज तक कभी भी यूएन में कहीं भी किसी ने उसको, पाकिस्तान को लेजिटिमेट ऑक्यूपायर नहीं बोला है। वो इलेजिटिमेट है, वो डिफेक्टो रूरल है वहां का। तो पहली बात तो बहुत स्पष्ट है, चीज हमारी है, दूसरा आदमी बैठा हुआ है, तो हमारा हक है। हम, हो सकता है सन 47 में 48 में हम कमजोर हों, हमारे अपने चैलेंजेस थे, हमारे देश में भी उथल पुथल हुई होगी, आज़ाद हुए थे, सेपरेशन हुआ था, रिफ्यूजीज थे, ऐसी जैसे महाराजा ने देर की थी साइन करने में, ऐसे और 618 महाराजा थे जिन्होंने साइन कर दिया था, लेकिन वो अभी भी शायद ख्वाब देख रहे हो कि एक दिन फिर आज़ाद हो जाएंगे। हमारा अपना दौर था, लेकिन इस दौर को हमने बहुत लंबे समय तक खींच दिया, 70 साल तक खींच दिया, और ये कह के खींच दिया कि जी उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने कर दिया गलती, ये कर दी, वो कर दी, वो कर दी। आज की संतान क्यों पूर्वजों को कोस रही है भाई? आज भी अगर आप ये कहते हो कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, हम देखेंगे क्या हो रहा है, तो आप उस सपने को और दूर भेज रहे हो, मेरा मानना ये। उसके अंदर चाइना ने हेवीली इन्वेस्ट कर दिया। ये जो विद्रोह है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का वो भी आक्रोश है कि चाइना ने जो दोनों बड़े हाइडल पावर्स हैं, चाइना बना रहा है, 4 लेन चाइना बना रहा है, जो कनेक्टिविटी है मुजफ्फराबाद से चाइना बना रहा है, और पूरे को भी बनाने के वो कर रहा है। वहाँ जो वहाँ पे लाइन ले की थी उनकी फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए, वो भी चाइना ने की थी। अपनी जो LAC पर उन्होंने लाइन लेकर रखी है। तो चाइना की वहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जितना उसको आप इन्वेस्ट करने दोगे, उतने उसके स्टेक बढ़ेंगे, उतने आपके दुश्मन की वो बढ़ेगी। ये इस टाइम पे एक नेचुरल एंटी पाकिस्तान, नेचुरल एंटी चाइना लोगों के अंदर से भावना उठी है। वो लोग देखिए, आप जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं अपना, सॉरी। कश्मीरी कल्चर अलग है, श्रीनगर का कल्चर अलग है, जम्मू का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, उनका जो पीओके है, आप लोगों को मैं बताऊं, वो ज्यादा जम्मू के नजदीक है भाई, कभी से। अरे कश्मीर भी हमारा, अरे बच्चों गलत बात, कश्मीर भी हमारा, कल्चर दोनों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, क्योंकि इधर डोगराई कल्चर था, इधर गुज्जर बकरवाल थे, ज्यादातर पॉपुलेशन पीओके के अंदर गुज्जर हैं, गुज्जर बकरवाल जिनको बोलते हैं, राइट। वो ठीक है, वो इस्लाम फॉलो करते हैं, कभी कन्वर्ट हुए होंगे। तो ये हमारी एफिनिटी है, लोग हमारे, जगह हमारी, और मौका तो आप जितने मर्जी तक इंतजार कर सकते हो साहब। वेट एंड वॉच का मतलब ये भी होता है कि मैं तो भाई मैंने कुछ करना ही नहीं। वो घर में कई बच्चे नालायक हो जाते ना, वेट एंड वॉच करके टीवी को। मेरे एक दोस्त के बच्चे थे, वो अपने उसे अंगूठे से चलाते रहते थे। वेट एंड वॉच खत्म हो जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये ठीक टाइम है, आप पहले पॉलिटिकली एग्रेसिव हुई, पहले ये कहिए ये आजाद है ना, आप दूर हुई, पाकिस्तान को बोलिए आप दूर हुई। आप डायरेक्टली जो उनकी लीडरशिप, उनको इनवाइट कीजिए, बुलाइए, जाइए यूएन में, जहां मर्जी हो। फिर आप मिलिट्रीली आप किसकी इंतजार में हो साहब? मैं ये नहीं कह सकता कि आप एक दिन में ले लोगे मिलिट्री ना, बहुत बड़ा इलाका है। हमने, सर ने तो लड़ाई लड़ी है अपनी कारगिल की, ये लोग तो समझते हैं, मैं कारगिल में नहीं था, ये समझते हैं, इन्फेंट्री सोल्जर समझता है हमारा बहुत अच्छी तरह से। कारगिल की लड़ाई में जब कारगिल लेने में हमें इतने दिन लगे, तो आगे जाना और भी डिफिकल्ट टेरेन है, और उसने परमानेंट डिफेंसेस बना रखे। लेकिन
क्योंकि हमारा हक है। और मेरा मानना यह है कि वो किसी की नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है लेसी, और वो जमीन हमारी है। मेरा मानना यह है, अगर लेना चाहते हो बहुत इंतजार हो लिया, शुरू करो और लेना शुरू करो। चलिए तो और ये ठीक वक्त है और ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, ये और बढ़ेगा नवंबर तक। जिस तरह से अत्याचार बढ़ा था बांग्लादेश में, याद है बांग्लादेश में अत्याचार किया था सन 71 में, सन 70 में, 71 में, अत्याचार की हर सीमाएं पार कर गए थे पाकिस्तान की जो सेना है उसका कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ उसका एक रिलीजन है, करप्शन और अत्याचार। क्रूरी लोग हैं, तो वो कहर ढाएंगे, अत्याचार करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। 4.5 मिलियन वो है उसमें, जैसे बताया साहब ने, एजुकेशन, गरीबी, हेल्थ, सारे इश्यूज हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, सारे इश्यूज हैं। इस टाइम पे भारत को एग्रेसिव होना चाहिए। और मैं समझता हूं दिसंबर का महीना बहुत शुभ महीना है, बांग्लादेश को आजाद कराया था, ये टाइम है पीएके को मिला लिया जाए। और जो चाइना ने करना है करने दो, आएगा देखेंगे। चलिए तो सर कह रहे हैं कि यही समय है और सही समय है। बिल्कुल सही समय। और अगली पीढ़ी पे तो नालायक पीढ़ी जो है ना कहती है मेरे बच्चे सुधार लेंगे, ना भैया ना। आज मैं देखो हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमारा सिंपल सा कल्चर है, अपने सिर्फ बुजुर्गों की आत्माओं की पूजा करते हैं, कहते हैं वो बहुत अच्छे थे, कभी लोग गाने बहुत अच्छे थे, जो कर गए ठीक कर गए, आगे क्या छोड़ना भाई, मैं फैसला लेता हूं, मैं करूंगा। ठीक है, तो आज यही वक्त है करने का। और बातें बहुत हो चुकी, बहुत इंतजार हो चुकी, बहुत स्ट्रेटजी हो चुकी, बहुत स्टेटमेंट हो चुकी, लेंगे देंगे मारेंगे छोड़ेंगे, ये हमारा है वो हमारा। अरे हमारा है तो लो, ये टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। टाइम नहीं हो सकता। वैभव, आप क्योंकि जियोपॉलिटिकली तमाम चीजों को समझते हैं और कश्मीर को और वो जो पूरा रीजन है और पाकिस्तान को, पूरा उसके हालातों को देखते हुए आपकी नजर में क्या लगता है, क्या इतना वहां विद्रोह बिल्डअप हो चुका है कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं? क्या हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज, उस तरह की वहां पे एक स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप है मुक्ति वाहिनी की तरह से कि अब उसके टुकड़े करने का मुफीद वक्त है? देखिए पहली बात यह है कि कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह के प्रोटेस्ट वहां पे पिछले 3 दशकों से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने उसको इसी तरह से बेदर्दी से ही हमेशा दबाया है। पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके इतिहास के जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, डेमोक्रेटिक सबसे पॉपुलर लीडर, उनका नाम था आरिफ शाहिद। आरिफ शाहिद के बारे में इस देश में शायद ही कोई जानता होगा। तो ये हमारी अवेयरनेस है उस रीजन के बारे में जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारा है और वहाँ के लोग भी हमारे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि उनका सबसे मकबूल लीडर कौन था। आरिफ शाहिद ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, और लास्ट में ISI ने उनको गोली मार दी, ठीक है। और उसको गोली मारने के बाद इससे 100 गुना बड़ी अपराइजिंग हुई, लाखों लोग सड़क पे निकले और पूरे POJK में जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, और लग रहा था कि अब POJK जो है वो भारत में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे भारत में किसी ने बात तक नहीं की। आज आपको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम इसको कवर कर रही हैं, इसको बात कर रही हैं, वरना POJK के बारे में तो बात ही नहीं करते। और दूसरी चीज समझिए कि वहां के लोगों की व्यथा समझिए। POJK के आज तक जितने भी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो सारे के सारे पंजाबी हुए हैं, एक भी कोई POJK का नहीं है, सारे के सारे एथनिकली पंजाबी हैं। पाकिस्तान तो है ही पंजाबी, ठीक है। इवन जो अभी करंट जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वहां पे, अनवारुल हक चौधरी, ही वॉज बॉर्न इन भिम्बर, बट ही इज अ पंजाबी। वो भिम्बर में पैदा हुए लेकिन वो जेनेटिकली पंजाबी है। और आ जाते अगली बात पे, उनका घर कहाँ है? वो POJK के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका घर कहाँ है? वो पेशावर में है, वो POJK में नहीं है। जहां का प्राइम मिनिस्टर है वहां रहता ही नहीं, वहां रहता नहीं है, वो पेशावर में रहता है। तो आप मुझे बताइए कि 51 लोग की कैबिनेट है उसकी, 50 मतलब 51 लोग की उसकी टोटल असेंबली है। 51 लोग की असेंबली में 37 मिनिस्टर हैं। अब 51 लोग की असेंबली में 37 मिनिस्टर हैं, उनका 37 का प्रोटोकॉल है। जनता की फ्रस्ट्रेशन ये समझिए, उस छोटे से इलाके में 1,26,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री की गाड़ी मिल रही है, फ्री का तेल मिल रहा है। और जो आम आवाम है, जो वहाँ की लोकल रहने वाली है, जो सर ने बताया, जो वहाँ का गुज्जर है, जो वहाँ का डोगरा है, जो वहाँ का बकरवाल है, वो जो है वो मारा मारा फिर रहा है। उसके अगर बच्चे को बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज कराने के लिए एक नॉर्मल डिस्पेंसरी नहीं है वहाँ POJK में। उसको भी अगर जाना होगा तो इस्लामाबाद जाना होगा। ये जो एलीट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो मिनिस्टर्स हैं, ये तो चले जाते हैं, वो नहीं जा सकता। तो उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने मरता है। तो ये वहां पे हालत है। 5G का पैसा लेते हैं। अभी जॉइंट एक्शन कमेटी की बात हुई,
जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बात कही कि भाई हम कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप हमसे 5G का पैसा लेते हो। और यहां पे वो चाइना वाला एंगल जो जनरल साहब बता रहे थे, विशंबर दयाल साहब, कि वो कहां आता है। आपने अपनी सारी इंटरनेट की जो कंपनियां हैं वो उठा करके आपने सारा अपना स्पेक्ट्रम जो है बेचा हुआ है चाइना को। आपने चाइना से कमीशन खा करके आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे ये जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडर्स हैं वहां पे, उन्होंने पैसा खाया और औने पौने दाम पे वो स्पेक्ट्रम बेच दिया। अब चाइनीज कंपनी जो है उनसे वो हजारों रुपए वसूल रही है कि भाई 5G इंटरनेट का ये पैसा है, और उनको स्पीड 2G की भी नहीं मिल रही। तो वे कह रहे हैं कि भाई आप हमको ये भी नहीं दे रहे हो, पैसा तो हमसे 5G का लेते हो, वो इस्लामाबाद में देते हो, रावलपिंडी में देते हो स्पीड, यहां पे नहीं देते। यहां क्यों नहीं देते? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने ये बनाया है कि अगर इनको 5G स्पीड देंगे या 4G स्पीड देंगे तो ये इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे, कश्मीर, इंडियन कश्मीर देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है देखेंगे, तो इनको स्पीड ही मत दो। और चाइनीज कंपनियों के भी वारे न्यारे हो रखे हैं कि भाई 2G में जो है 5G का पैसा कमा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा स्कैम वहां पे चल रहा है और जनता की फ्रस्ट्रेशन किसी एक हम चीज। क्या करें? आप जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप को और तमाम चीजों को इतना बारीकी से समझते हैं, आपके मद्देनजर, आपका ओपिनियन एज एन एक्सपर्ट, क्या करना चाहिए हमें? वी शुड गिव देम सपोर्ट, वी शुड गिव देम मिलिट्री सपोर्ट? बिल्कुल करना चाहिए। What we should आपके यहाँ पे तो वो जो टेररिस्ट होता है उस टेररिस्ट के नाम पे वो अपने यहाँ ट्रेनें चलाते हैं। आपके यहाँ पे आरिफ शाहिद रोड क्यों नहीं बनती? मैं आपसे ये पूछता हूं। वहां पे बुरहान वानी एक्सप्रेस ट्रेन चल जाती है एक आतंकवादी के नाम पे। यहां पे वो किसी यहां पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल क्लास के आदमी को जिसने डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट किया हो या स्ट्रगल की हो, उसके नाम पे तो वहां पे कोई गली नहीं बनी। लेकिन आतंकवादियों के नाम पे वहां सड़कें भी हैं, ट्रेनें भी हैं, एयरपोर्ट भी बन जाएंगे। आपके यहाँ पे जो आपके लिए वहां पे जो गोली खा के मर गए, आपके लिए जो वहां पे लोग सड़कों पे निकलते हैं, आप उनकी आवाज UNHRC में क्यों नहीं उठाते? वो बुरहान वानी के लिए वहां का प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहां का आर्मी चीफ बात करता है, DG ISPR बात करता है, आपका ADGPI क्यों नहीं बोलता कि भाई हमारी आवाम के साथ आप जो कर रहे हैं ये गलत है? अगर DG ISPR बोल सकता है तो आपके ADGPI को भी बोलना चाहिए। अगर वहां पे अगर बैठ करके अगर वहां का जो कैबिनेट के लोग हैं वहां पे अगर वहां की असेंबली में, वहां की नेशनल असेंबली में, वहां की संसद जो है वहां पे अगर बुरहान वानी को लेकर के और इंडिया में आतंकवादियों को लेकर के अगर डिबेट हो सकती है तो आपकी पार्लियामेंट में क्यों नहीं होती? आपके यहाँ पे जो भारतीय संसद है, आप यहाँ पे नॉमिनेट क्यों नहीं करते 4 सांसद वहां से जितनी सीटें बनती उनकी POJK की? आप POJK के 4 जेन्युइन लोगों को अपने यहाँ पे नॉमिनेट कीजिए अपनी संसद में, लोकसभा में, राष्ट्रपति से नॉमिनेट करवाइए, लेकिन उनको उनका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, कहीं तो शुरुआत कीजिए। पॉलिटिकल क्लास, आप ये देखिए भारत की फौजें, भारत के जो सेनाध्यक्ष रहे हैं उन सब ने ये बात बार बार बोली है पिछले 10-15 साल में कि भाई हमारी सेनाएं तैयार हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीति को ये निर्णय करना है कि भाई आपको POK चाहिए, हम तैयार हैं। ये बात आपके चैनल से रिपोर्ट करते रहे, तो आखिर वो राजनीतिक जो निर्णय है वो एक दिन आएगा, हम उसके इंतजार में कब तक बैठेंगे? आप कुछ प्रक्रिया तो शुरू करेंगे, चाहे वो नॉमिनेशन से हो, चाहे उनके बारे में बात करके हो, चाहे उनके नाम पे आप यहाँ पे सड़कें बनाइए, चाहे उनके लिए आप इंटरनेशनल लेवल पे आप आवाज उठाइए। आप लॉबिंग फर्म्स हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान ने दुनिया भर की लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में जो है हायर कर रखी हैं कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए। वहां पे अमेरिका की संसद में कश्मीर को लेकर सवाल उठाने के लिए एक लॉबिंग फर्म आप हायर कर लीजिए, आप POJK के ऊपर सवाल उठवाइए वहां। ठीक है, हमें अग्रेसिव पॉलिटिकल नैरेटिव भी जो है हर प्लेटफॉर्म पर बनाना होगा। ये वैभव का व्यू पॉइंट था। बहल सर, जब तक हम POK ले भी लें बिल्कुल एक कॉमन इंसान की तरह से कि भाई ठीक है, हमने हथियार से, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब हमारी सेनाएं बहुत ताकतवर हैं, हम पैसे से भी उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर उस लैंड को हम ऑक्यूपाई कर भी लेंगे तो क्या वाकई में इंडिया के लिए इतना आसान होंगी चीज़ें? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझसे। मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे को थोड़ा इनका जोश हाई है कि नहीं, पहले वो पूछ लूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाउस योर जोश? ये देखिए, आज हमारे जनरल्स ने इनका जोश इतना हाई कर दिया कि अगर इनके हाथ में अब देंगे ना रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर से ही चले जाएंगे POK और जाके लेके आएंगे वापस। देखिए, एक बात है जो एक जनरल ने कही थी कि जो टेरेन है, हमें 3-2.5 महीने लगे थे जब हमने वापस अपने टाइगर हिल हो गया, बतालिक हो गया, दूसरे सेक्टर्स पे अपने जो एरिया से जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कम उनकी आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने जो ऑक्यूपाई किए थे, तो समय लगता है वहाँ पे जाने के लिए, समय लगता है कि वहाँ पे उसके ऊपर ऑक्यूपाई करने के लिए। और उस समय के लिए हमें इस सिचुएशन को थोड़ा और बढ़ाना होगा,
चाहे कोवर्टली बढ़ाना होगा, चाहे ओवर्टली बढ़ाना होगा, चाहे फंडिंग देनी होगी, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें शुरू करना चाहिए। जब बांग्लादेश का समय था, जब हमने फ्रीडम ली, बांग्लादेश को फ्रीडम दी, हमने 14 दिन के अंदर उस युद्ध को खत्म कर दिया था और एक नया देश बनाया था। 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर किया था। ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि इतनी बड़ा सरेंडर वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड अगर हम छोड़ दें तो। अभी देखिए हमारा ऑप सिंदूर के अंदर ही 90 घंटे के अंदर हमने उनको घुटने टिकवा दिए थे और भागते हुए आए थे हमारे पास कि सीज फायर कर दीजिए, बहुत बुरा हाल हमारा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यह आता है कि जो जैसे हमने कश्मीर में, आपने देखा होगा जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, कश्मीर के अंदर इतनी खुशहाली आ गई थी। 2.3 जी करोड़ 2.3 करोड़ टूरिस्ट आए थे। कश्मीर का हालात चेंज हो गए थे। मैं वहां कश्मीर के अंदर गया था उस समय, जो यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, एक खुशहाली का माहौल था। होटल्स में जगह नहीं मिलती थी। होटल्स की कीमत 5 से 10 गुना ज्यादा हो गई थी रूम्स की। यह हालत थी। इस तरीके से कश्मीर खुश था। क्या पसंद आया आसिम मुनीर को? उन्होंने वापस वही बातें शुरू कर दी, हिंदू मुस्लिम, 2 नेशन, कश्मीर मेरी जुगलर वेन है। कश्मीर तुम्हारी जुगलर वेन होगी, पर आज वो तुम्हारे लिए फंदा बनने जा रही है। आप देखिएगा, IWP का हो, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे हम पीओके का हो, आपको पीओके अगर हमारे पास आएगा, हम उसको भी जन्नत बना के दिखा देंगे। ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, ठीक है, जोश आए है और होना भी चाहिए। और जब जैसे सर ने कहा कि अपनी जमीन है, अपना चीज है, तो पूरे हक से हमें लेना भी चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर हम वहां कुछ करेंगे तो मुनीर साहब शांत बैठेंगे, वो भी अपनी पूरी आर्मी सब कुछ पीओके भेज देंगे। तो क्या अगर पीओके की लड़ाई होगी तो फिर वो लड़ाई पीओके तक नहीं होगी, वो रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह जाएगी। हाँ देखिए ऐसा है कि कौटिल्य को अगर आप लोग जानते हो तो उसने बोला था शाम, दाम, दंड, भेद। इसमें दंड सबसे आखिरी में आता है। पहले आपको क्या कोशिश करनी है? शाम हो चुका कोशिश, दाम हो चुकी कोशिश, अब भेद चल रहा है। इस समय पाकिस्तान की जो हालत है वो भेद वाले स्थिति में है, यानी कि उसको इतना कमज़ोर बनाएं कि जब हम अपना ऑपरेशन करें तो हमको कम से कम नुकसान हो। फ़ायदा उसी में होता है कि हम कम एफर्ट डाल करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हासिल करें। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअली अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाकर के फ़ायदा उठा रहा है, आप लोग सब गलत हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिला है, वही उसका गले का फंदा बनेगा। कैसे? अभी ट्रंप ने बोला है उसको, आप सेना भेजिए स्टेबलाइजेशन के लिए। कहाँ पर? गाजा में। वहाँ फिर क्या होगा? लड़ाई होगी मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के बीच में। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या होगी? और ख़राब होगी। सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट कर लिया। किसके इशारे पे किया? सऊदी अरेबिया चम्मच भी नहीं उठा सकता बिना अमेरिका के नोट से, तो उसने पाकिस्तान के साथ करार कर लिया, एक दूसरे के ऊपर हमला, वो दूसरा साथी उसके साथ आएगा। अभी हुआ क्या है? उसने बोला मुझे 24,000 ट्रूप्स दीजिए, यानी कि एक चीफ को तो पहले ही डाल रखा उन्होंने, राहिल शरीफ को। 1200 आदमी पहले से ही थे। अगर 24,000 आदमी और चले गए, यहाँ पर बलूचिस्तान में क्या रह गया? कुछ नहीं। KPK में क्या रह गया? कुछ नहीं। अफगानिस्तान के साथ हमारे, अब हम अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे पास आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, गलत है। इस समय हम लोग अपनी जो होती है ना कूटनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि ये जितने भी इंटरनल एक्शंस हो रहे हैं ये अपने आप हो रहे हैं, तो नहीं, इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। PTI के इतने लोग जो हैं दुनिया में चारों तरफ फैले हुए हैं, वो लोग नाराज़ हैं। वहाँ पर आप देखे होंगे जब हम अमेरिका गए थे तो PTI के जो सपोर्टर्स थे वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह से कई सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ,
मैं खुद एक थिंक टैंक के अंदर काम करता हूं। हम लोग ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको कि हम रिकमेंड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे, और वो काम हो रहा है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, पका हुआ आम खाएंगे या कच्चा आम खाएंगे, ये बताइए मुझे। समझ रहे हैं? आप उस आम को खाइए जो पक गया हो, और फिर आराम से चूस चूस के खाइए। तो इस समय पाकिस्तान जो अध पका है, थोड़ा उसको और पकाया जाएगा, और थोड़ा उसके साथ मेहनत की जाएगी। उसके बाद फिर देखिएगा कि आगे क्या होता है। आगे आगे देखते रहिए। भारत की सेना को, पाकिस्तान की सेना को इतना कमज़ोर करना है कि वो अपने आप सरेंडर करे, जैसे वहाँ सरेंडर कर रही है ना पीओके में और केपीके में और बलूचिस्तान में, उस तरह का सरेंडर की हालत निकालनी है। मैंने क्या बोला था, कर्नल्स और मेजर्स, ये लोग पूरे पाकिस्तान के आर्मी के अंदर एक नया धड़ा बन रहे हैं। ये लोग नहीं खुश हैं अपने सीनियर लीडरशिप से। क्यों? सीनियर लीडरशिप तो पॉलिटिक्स कर रही है, लड़ाई कहाँ कर रही है। और भारत की सेना जो है प्रोफेशनल सेना है। यहाँ का हर लीडर, हर जवान एक ही बात को ध्यान में रखता है, भारत की संप्रभुता किसी भी तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही काम है और उसके ऊपर हम फोकस रखते हैं। हमें नहीं मतलब दाएं बाएं क्या हो रहा है, हमारा मतलब है हमारी जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर किसी ने आंख भी उठाकर देखी तो उसकी आंख फोड़ देंगे। तो साम दाम भेद भेद पर आ चुके हैं, दंड पर आना बाकी है। जब दंड पर आएंगे विशंबर सर, तो दंड कैसे होगा? टुकड़ों टुकड़ों में होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा कैप्चर करते जाइए, या फिर फुल फ्लैश वॉर होगी? आपकी समझ, आपका अनुभव क्या कहता है? बिनाज, मैं कट्टर फौजी हूं और बिल्कुल डिप्लोमेटिक भाषा, चार पुश्त का फौजी हूं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक भाषा में विश्वास नहीं करता। ठीक, ये सब शाम दाम धन, ये, और चाणक्य वाज ए ग्रेट थिंकर। एक सिटी स्टेट का जमाना था, बहुत पहले था साहब। दुनिया बदल चुकी है, आप समझ नहीं रहे हो। आज से अच्छा माहौल नहीं हो सकता। रशिया ने 2022 में डिसाइड किया कि या तो अब फैसला कर लेते हैं या न कभी नहीं होगा। उन्होंने झोंक दिया सब कुछ, उनका नुकसान हो रहा है, उनको सब कुछ हुआ, लेकिन झोंका ना। अगर अब कल संधि भी करेंगे तो कुछ अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया का हालात देखा साहब। ना कहीं यूएन है। 1947 में जो लोग बोलते हैं ना बार बार हमने क्यों कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, उनको बताना चाहता हूं 1947 में यूएन इतनी पावरफुल थी, उसी ने इजराइल क्रिएट किया था। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन एक पावरफुल बॉडी की तरह आई थी। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में पूरा अमेरिका और चाइना और रशिया ये सब आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका तो खुद था, पीस आई वहां। तो वो जमाना था। आज कोई यूएन नहीं है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। राइट? एक इजराइल देख लो ना यार, गाजा में क्या कर रहा है, जिसका अभी देखो ईरान पे क्या हुआ। उसने उठा के दोहा पे, कतार पे लेना एक देना दो। ये 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था भाई। दुनिया में संतुलन था, सोवियत यूनियन थी, संतुलन था, बैलेंस्ड वर्ल्ड था। आज बैलेंस ऑफ पावर किसी के पास नहीं। जो मुद्दा सुलझाना है सुलझा लो। अगर हम कहते हैं उसकी फौज टूटने को है, उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसका बलूचिस्तान खड़ा हुआ है, उसका विद्रोह कर रहे हैं, वो 5 दिन का उसके पास, भाई किसी बुद्धिजीवी से पूछो हिंदुस्तान का, उसके पास 5 दिन का राशन नहीं है, इकोनॉमिकली बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है। अरे भाई अगर इतना कुछ हो चुका है, आपकी चीज को दबाए हुए है, आपके लोगों को मार रहा है। पहली बात तो देखिए यूएन में जाके अब इसे लेके और कांस्टेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें यह होना चाहिए ये हमारे लोग हैं, बिकॉज एक्सेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये हमारे लोग हैं। इन पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, इसको रोके। नहीं रोकोगे तो हम रोकेंगे। अल्टीमेटम दो ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अल्टीमेटम दो यार। अगर नहीं रोका एक 30 दिन के अंदर, मैं मानता हूं कई बार ऐसे विद्रोह के, मैं मानता हूं। और वो क्यों टूटे? क्योंकि यहां से कोई सपोर्ट ही नहीं गई भाई। कंड्यूटिव सपोर्ट, ये बांग्लादेश नहीं है ना, कंड्यूटिव सपोर्ट से गुजारा नहीं होगा। आप कुछ भी देते रहिए। ये एक ड्रीम है हम लोगों का। सॉरी, मैं
मैं कोई भी वो नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान अपने आप गिर जाएगा। कोई गिरा है मुल्क के आज के दिन अपने आप? ऐसे ऐसे मुल्क है अफ्रीका के अंदर जो बिल्कुल बैंकरप्ट है, बैठे हुए हैं भैया, वहां मिलिटेंसी चल रही है, इंडियन फौज वहां यूएन पीस मिशन के जरिए वहां स्टेबिलिटी ला रही है, उनके पास कुछ नहीं है, अपना लुंगी डाल रखी है, बंदूक ले रखी है, मारे जा रहे। अपने आप पाकिस्तान नहीं गिरेगा। और करना, मैं ये नहीं कह रहा आज ये एटम बम चला दो यार, और मैं ये नहीं कह रहा मुनीर के पास कुछ नहीं है, होगा, कोई बात नहीं, देखेंगे। लेकिन इस पीढ़ी को शुरुआत करनी चाहिए और ये ठीक वक्त है। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखिए। 5 किलोमीटर लेके रहेंगे 31 दिसंबर तक, पीओके का 5 किलोमीटर, 5 ही किलोमीटर लो यार, ओके। जून 2026 तक 5 किलोमीटर और लेंगे, लो यार, क्या प्रॉब्लम है? बैलेंस। अमेरिका क्या कर रहा है? रशिया के पास आदमी नहीं है लड़ने को, इधर नौजवान है यार, खड़े तैयार, भर्ती होने को तैयार है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही घूम रहे हैं, तभी वो दे देगा 20,000 आदमी उसको सऊदी अरेबिया को पैसा ले लेगा। हमारे यहाँ डेडिकेटेड लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान में 2 चीजों की कभी कमी नहीं रही है। एक, देश पर न्यौछावर होने वालों की, इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो साहब, इतने लोग हुए जिन्होंने न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह यार क्या उम्र थी? तो यहां कोई कमी नहीं है भैया देश पर। ये गालवा में लड़के खाली हाथ चले गए, पता है साला दुश्मन है, विश्वास कर लिया उसके ऊपर, क्योंकि देश के लिए। तो यहां कोई कमी नहीं है। और ये पीढ़ी जो है, इसको ये सॉल्व करना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल बातें, ठीक है। पॉलिटिशियंस को अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए कभी वो पीओके का नारा दे देंगे, कभी सितारा दे देंगे, कभी किनारा दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर करना चाहते हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद दुनिया में और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, तो ये बेस्ट मौका है, ले लो। ठीक है, बिशंबर सर के थॉट्स हैं कि ये बेस्ट मौका है, ले लो। वैभव, आपके पास भी आऊंगी कि बांग्लादेश जैसे हालात बन चुके हैं क्या? क्योंकि बांग्लादेश वहां खुद अलग होने के लिए तत्पर था, पूरा मोमेंटम बन चुका था, हमने सपोर्ट दिया था। क्या पीओके में उस तरह का मोमेंटम, उस तरह की लीडरशिप, उस तरह का स्ट्रक्चरल मौजूद है कि नहीं? क्योंकि विद्रोह होते हैं, दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो एक जवाब आपसे लेके फिर ऑडियंस के सवाल लेती हूं मैं। नहीं तो आपने पीओके को कब सपोर्ट किया है? मुक्ति वाहिनी को आपने सपोर्ट किया, पीओके में किसको सपोर्ट किया? जरा उसका नाम तो बताएं मुझे। ठीक है, अगर आपने किसी को सपोर्ट किया ही नहीं है, आप तो उनका नाम तक नहीं लेते, हमारे मीडिया में उनकी खबरें तक नहीं चलती। यही तो मेरा रोना था पिछले अपने आर्गुमेंट में कि भाई आपने तो बात करनी आज शुरू की है, अभी शुरू की है। अब आज आपके यहां तो लोग यूएनजीए में जाते हैं, आप मुझे बताइए कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा हो पाकिस्तान का, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हो, कोई भी डिप्लोमेटिक एम्बेसडर रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो यूएनजीए में जब भी उसने मुंह खोला है, बिना कश्मीर के कोई बात करी है उसने? पिछले 75-78 साल में कभी भी कश्मीर के बिना कोई बात की है? आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए कि जब आपके यहां से लोग जाते हो और पीओजे की बात करते हो या वहां पे जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात करते हो, तब आवाज उठाई हो जब खैबर पख्तूनख्वा के पठानों को पॉपुलेशन डिस्पैरिटी क्रिएट करने के लिए वहां पे ले जाकर के 1.5 रुपए 2 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें दी गई पीओजे में। यह सिलसिला आज से 30 साल से चल रहा है वहां पे। कभी किसी ने बोला, कभी किसी ने बोला कि जब पंजाबी हैं लाहौर से, ये सियालकोट के और इधर के, ये उठ कर जा करके वहां पे जब जमीनें खरीद रहे थे, तो कभी उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई? आपने तो अपने आप कुछ भी करते हैं वो आवाज उठाते हैं। आपने जब कभी उनके लिए आवाज नहीं उठाई, आप कभी खड़े नहीं हुए, तो आप बांग्लादेश की जैसी आप बात क्यों करते हैं? बांग्लादेश नहीं है वो। दूसरी बात, एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जनरल साहब ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो विद्रोह की बात कर रहे थे, आसिम मुनीर ने वहां पे कर्नल की सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। यह पिछले साल भर में हुआ है। ठीक है, तो जिनकी सैलरी 1 लाख से 5 लाख हो गई ओवरनाइट, वो सर विद्रोह नहीं करेंगे, उस आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं विद्रोह करेंगे। उसकी हेल्थ केयर को टेक केयर पाकिस्तान की आर्मी करती है, उसको फौजी फाउंडेशन में उसकी पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी फिक्स है, उसके बच्चों की एजुकेशन फिक्स है, उसको जितने एकड़ जमीन मिलनी है, कर्नल पे इतनी, ब्रिगेडियर पे इतनी, जनरल पे इतनी, वो सारी फिक्स है, खेती के लिए इतनी, मकान बनवाने के लिए इतनी। वो ऐसी फौजें ना, ऐसी फौजों में सर विद्रोह नहीं हुआ करते। ठीक है, कोई 1 यूनिट 2 यूनिट कर ले वो बात अलग है, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो पॉलिटिक्स कर रही है, तो अयूब खान से लेकर के आज तक किस फौजी ने पॉलिटिक्स नहीं की है? जरा ये बताइए। अयूब खान ने नहीं करी,
याह्या ने नहीं करी, जियाउल हक। जियाउल हक ने नहीं करी। ये पीएनए की तहरीक किसने शुरू की थी पाकिस्तान के अंदर? ये मुझे बताएं कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद किसने बनाया था पाकिस्तान के अंदर? ये सब फौज ने बनाए थे। तो पॉलिटिक्स तो फौज वहां पे अयूब खान के टाइम से कर रही है। ये जो भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, वो डैडी किसको बोलता था? किसको डैडी बोलता था? अयूब खान को डैडी बोलता था। ठीक है, आप अब्बा जी के सपने पूरे करेंगे, ये जियाउल हक के लिए किसने बोला था? नवाज शरीफ ने बोला था। तो ये सारी की सारी चीजें तो वहां पे पॉलिटिक्स में आर्मी हमेशा से इन्वॉल्व है, और ये हमको स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा। और हम जब तक वहां पे इंटरवीन नहीं करेंगे, जैसा हमने बांग्लादेश में किया था, अगर हम इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो ना वो फौज कोलैप्स करने वाली है, ना वो मुल्क कोलैप्स करने वाला है। आपको वहां पे हाथ डालना पड़ेगा। चलिए, तो बिल्कुल, तो यानी हमें अपने हाथ में अब कमान लेनी ही होगी, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो, नैरेटिव बिल्डिंग हो, या फिर सैन्य शक्ति के आधार पर हो। तो बेहद अच्छे कई ऑल्टरनेटिव सजेशंस जो हैं, यहाँ अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं हमारे थिंक टैंक से। आपका सवाल बैठ के भी पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे भारत में रूलिंग साइड और अपोजिशन में इतना विरोधाभास देखा जाता है, तो अगर किसी भी तरीके की डायरेक्ट एक्टिविटी पीओजेके में परफॉर्म की जाती है, तो क्या भारत राजनीतिक तौर पे उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं? बिल्कुल तैयार है। अरे, लोग तो हमसे ये भी पूछते हैं कि तुमने जो अटैक्स किए थे, वो उस अटैक्स में कितने मरे। लोग तो हमको ये भी पूछते हैं कि आपके कितने जहाज गिरे। पर हमारे एयर चीफ ने क्या बोला था कल कि ये सब मनोहर कहानियां, हमें ऑपोजिशन से क्यों डरना, किस बात से डरना ऑपोजिशन लीडरशिप से। और दूसरी बात, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मेरा अपने व्यू में एक चीज है कि जितना बलूचिस्तान ने 15 मई 2025 हमारे ऑप सिंदूर के बाद ही अनाउंस कर दिया था ना कि हमारा आजादी हो चुकी है, अब हम रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान है, उन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी है। हमें पहले बलूचिस्तान से शुरू करना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए, वो फोकस हमारा होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सर, सी यहाँ बात। पर एक छोटा सा वैभव से एक छोटी रिएक्शन। सी बात बेटा, हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं। मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है? सेना तो सरकार जो हुक्म देगी, पार्लियामेंट से सरकार जैसे हुक्म देगी, एग्जीक्यूटिव से सेना काम करेगी। मैच्योर डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि बोल सकते हो, आप विरोध कर सकते हो, कोई जब देश की बारी आएगी और जब पीओजे के लेने की बारी आएगी, तो मुझे नहीं लगता पूरा कि देश एक खड़ा कोई होएगा। पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड कर सकती है वहां पर। अरे वो देखिए, पूरा देश है कि भैया देखिए, हिंदुस्तान। अगर कोई सुसाइड वेस्ट बांध के ही फटना चाहे तो वो फट ले, अदरवाइज तो कोई इतना बेवकूफ मुझे नहीं दिखाई नहीं देता यार, इस देश में। है भी नहीं ऐसा, कैसे कह सकते हो? सर, जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जैसे वॉर हो गया या पीओजे के लिए वो वॉर होने वाला है, तो उसके लिए जो डिफेंस लगाएंगे, उसमें एक्सपेंस लगाएंगे, तो क्या उससे इंडिया की महंगाई पे कोई असर आएगा? देखिए, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर मुफ्त में नहीं मिलती है, समझ गए आप? अगर हम लड़ाई करेंगे तो तैयार रहिए। खाली कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जान माल कीमत, आपके ऊपर हमला हो सकता है। अब जो लड़ाई चल रही है आज के ज़माने में, वो पुरानी लड़ाई नहीं है कि खाली जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है और बाकी देश सो रहा है। आई एम अफ्रेड आप सभी को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक हर एक आदमी को सिटीजन वॉरियर बनना पड़ेगा। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? अगर आप लोग उसके लिए तैयार हैं तो हम लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। एक एक्स फौजी की तरह नहीं, मैं ये बोलता हूं कि हर फौजी इस काम के लिए तैयार है। सर, मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 ईयर में भारत के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सर, साइबर वॉर है, या फिर जो टू फ्रंट वॉर है, या टेररिज्म है? आप एक डिफेंस स्पेशलिस्ट होके इसे किस नज़र से देखते हैं? मुझसे पूछना चाहते हैं? कोई सर, आप जवाब दे दीजिए। ओके, देखिए ऐसे है, चलिए आप। भारत के लिए चैलेंज आज के दिन अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड है, अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग का। और उस कैपेबिलिटी बिल्डिंग में साइबर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस वॉर, स्पेस मॉडर्नाइजेशन, सबसे बड़े चैलेंजेस वो हैं। जहां तक टेररिज्म की बात है, दुनिया कह रही है टेररिज्म, लेकिन हमारे पास इंटरनल फोर्सेस इतनी हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद में सीआरपीएफ है, आपकी स्टेट पुलिस आज के दिन सारी मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, उनके अंदर स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे पंजाब में ले लो, कहीं भी ले लो, उनके अंदर स्पेशल बटालियंस हैं।
तो उसको टैकल कर सकती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी है, हमारी फौज बहुत बड़ी है, हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े, हमारी एयरफोर्स को कम से कम भी 10-12 स्क्वाड्रन चाहिए। हाँ, तो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज की बहुत ज़रूरत है। डिफेंस के अंदर बहुत कंट्रीज टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, आपको वेपन दे देते हैं। तो चैलेंजेस हमारे बहुत डिफरेंट है बेटा, और वो चैलेंजेस और बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। तभी कहता हूं मौका, टाइम है, लोहा गर्म है, कुछ कीजिएगा। दिसंबर से तो पूरे मूड में है कि कुछ करना ही करना है। जी जी जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बस छोटा सा, क्योंकि वक्त की कमी, इनका भी सवाल है। जी देखिए, सर ने जो बोली मैं सारी बातों से एग्री करता हूं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसको लेकर के हम बिल्कुल सीरियस नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, लिटरली कुछ नहीं कर रहे, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज की वॉर में, चलिए हम इंडियन है, हमारी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती वैसे भी हमारे देश में, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो लीक हुआ है। मैं चाहता हूं कि वही देख ले, इस देश के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द फ्यूचर वॉरफेयर, इसलिए उन्होंने टिकटॉक का यूएस ऑपरेशंस खरीदा है। ज्यादा मुफीद कौन हो सकता है सर? आई एम पुटिंग यू इन अ कैच 22 सिचुएशन। देखिए, ये हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। विजिबली आपको कुछ नहीं दिख रहा है आपके थोड़ा और पास। एग्रेसिव चाहते हैं हम शायद। हाँ, नहीं एग्रेसिव भी नहीं है। देखिए, हर चीज में कमियां तो हैं। हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया है। ओके, हम लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मॉरल हाई ग्राउंड, हमारी जो पॉलिसी थी, विश्व बंधु, विश्व गुरु और वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो वाला नैरेटिव चल रहा था हमारा। अब नैरेटिव बदल रहा है, और मैं इतना यकीन दिला के कह रहा हूँ आप लोगों को, नैरेटिव बदलता रहेगा। डिफेंस मिनिस्टर खुद ही बोलने लग गए यार। अब आप लोग नहीं बोलोगे, हम ये क्या कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो हो ही रहा है। तो ये नैरेटिव और मैसेज जो है दुश्मन देश तक भी उधर जा रही है भाई। आप उधर का जो आदमी सुन रहा है, अगर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है रक्षा मंत्री से लेकर सब, और ये खाली यही चैनल नहीं, हर चैनल पे चल रहा है जी। और पाकिस्तान का हर आदमी जब सुन रहा होगा ना, उसके अंदर मिर्ची लग रही होगी। समझ रहे हैं? सबसे जरूरी है हमारे पास लार्जेस्ट मीडिया है इस पूरे एरिया में, और इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग दुनिया सुनती है हमें। बीबीसी से ज्यादा सुनते हैं हमारे इंग्लिश चैनल्स को भी लोग। हमें चाहिए क्रेडिबिलिटी। ठीक है, हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है हमारी। एक बार इंडिया टीवी के लिए तालियां। सर, मेरा एक सवाल है, क्या हमें बहुत लेट नहीं हो गए? हम वॉर करने के लिए देर तो नहीं कर रही सर? करते करते बहुत टाइम हो गया, अब तो एक्शन की जरूरत है सर। दुष्यंत सर हंस रहे हैं। तो एक्शन की जरूरत है सही कह रहे हैं और आप। पूरा देश जो है ना वो मैं आपके साथ खड़ा है। देखिए, मैं यहाँ शायद अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन मैं देश आपके साथ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एक इस पैनल पे मैं एक सीनियर ऑफिसर के ओहदे पे रहने के बाद मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जो मैंने बोला है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जनरल साहब ने भी बताया और बाकी लोगों ने भी बताया क्या है। चाइना हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम कुछ भी करते हैं, हमको उसको ध्यान में रखना होता है। तो एक चैलेंज चाइना हो गया। इस समय जो बाकी जो देश हैं दुनिया के, वो भी थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं, भारत से थोड़ा नज़र उठा रहे हैं। हमको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी है। एक तो सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। जब तक हम एक दिन से 5 साल तक की लड़ाई के लिए तैयार होने का जज्बा नहीं रखेंगे, तब तक हम एक ठोस कदम नहीं लगा सकते। इसलिए एक छोटा सा सवाल इनका भी है, इनके हाथ में माइक आ गया है, निराश नहीं करना चाहती हूँ, तो बस फटाफट से, क्योंकि वक्त की कमी है। नमस्कार सर, मेरा दयाल सर के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें जो करना है कर देना चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। सर, दुष्यंत सर से मेरा सवाल है, आपने जैसे कहा कि आम पक गया है या आम पकने का इंतजार करना चाहिए। सर, आम पक जाए और कहीं गिर के कोई और ना ले जाए उसे। अच्छा, चलिए आप लोग साइड बता दूं भैया, ऐसे है, आम से तो शुगर भी होता है। मैं सर को कहना नहीं चाह रहा था। गरीब आदमी कच्ची अम्बी की हिंदुस्तान में चटनी ज्यादा खाई जाती है, और कच्ची अम्बी का रस ज्यादा पिया जाता है। ठीक है, दुष्यंत सर, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम यू। यस। अच्छा, देखिए, इसका जवाब मैं सिर्फ एक बात से दूंगा। आम कच्चा पक्का कैसा भी हो, लेना आपने है, ठीक है। सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा वो चुनिए, आप समझ रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, थोड़ा दूर की सोचिए। क्या आप पीएके को इस हालत में लेना चाहेंगे? अगर मान लीजिए हमने जीत भी लिया,
उसके बाद आप किस तरह से पीओके को अपने अंदर शामिल करेंगे, उसका प्लान बनाया है? आप सोच के देखिए, अपनी अंदरूनी हालत को सोच देखिए और बाहर की हालत को देखिए और फिर उसके बाद बताइए। इसलिए मैं बोल रहा हूं पक्का आम की जरूरत। चलिए ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं पक्के आम की जरूरत है। जोश हो गया है थोड़ा। बिल्कुल बेटा, मैं आपके साथ सहमत हूँ। नहीं, वो कभी नहीं बनेगी। अरे चलिए, देखिए पिनाज, वो कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ठीक है। जब तक लोगे नहीं वो कुछ नहीं बनेगा। भाई हमारी भी तो ठीक है सर, बिल्कुल सर ठीक है। और मैंने क्या बोला था? ऑफ इंडिया कि यहाँ मैंने क्या बोला था? दंड अभी यहाँ बाकी पर है। यही खूबसूरती है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये व्यू पॉइंट्स जो हैं सब सुन रहे हैं, सब सोच रहे हैं। थिंक टैंक भी काम कर रहे हैं, फौज भी अपना मॉडर्नाइजेशन कर रही है और पाकिस्तान इस वक्त टेंशन जरूर उसकी हाई है, क्योंकि अब हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पीओके तो लेकर रहेंगे। कैसे, कब, इंतजार कीजिए। भारत माता की मैं पैनलिस्ट को भी कहूंगा, एक दो जो नहीं कर रहे, भारत माता की